नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप मगध का मौर्य वंश यह लेकर आया हूं। मगध का जो मौर्य वंश है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगध के मौर्य वंश से पहले मैंने आपको 3 वंश एक वीडियो में मगध के और करवा दिए थे, जिसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और एक नंद वंश था। तो आज जो चौथा वंश है वो मगध का मौर्य वंश है, जो कब से कब तक था, 322 बीसी से और 185 बीसी तक था। ठीक है, तो इस प्रकार आज इस वंश को हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे, जिसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे थे अशोक। ठीक है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो उनको आज डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अगली स्लाइड पे देखते हैं। अभी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो मौर्य वंश था, मगध में मौर्यों ने अपना एक वंश स्थापित कर दिया था। उसके तहत हमें कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन आज करना है, तो सबसे पहले वो बिंदु कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। हमें मौर्य वंश की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, क्योंकि वह प्राचीन काल का एक हिस्सा था। तो उस समय की जानकारी हमें कहाँ से मिली, कैसे हमें पता चला कि उस समय एक मौर्य वंश मगध में स्थापित हुआ था। उसकी स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना किसने की और कैसे की, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक, कौन कौन से जो शासक थे वो मौर्य वंश में महत्वपूर्ण हुए थे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो चौथा और अंतिम पॉइंट है वो है मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और कैसे मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम बारी बारी से आज पढ़ेंगे, यहाँ पे इनका सही से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखेंगे और एक नोटबुक में इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा मौर्य वंश से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। अभी सबसे पहला था मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, मौर्य वंश की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो मगध का चौथा वंश था। तो बिंदु देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी से संबंधित स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, उन 2 भागों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला उसमें भाग है वो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा भाग है वो है पुरातात्विक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोस्तों क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत मतलब एक साहित्य, किसी बुक के रूप में कोई साहित्य मिला होगा और उससे पता चला होगा कि जो मगध साम्राज्य में जो मौर्य वंश स्थापित हुआ था उसकी स्थापना किसने की थी, वहाँ पे कौन कौन से राजा हुए थे, इन सब की जानकारी साहित्यों से मिली होगी, कोई बुकों के रूप में लिखित जानकारी मिली होगी। वो साहित्य कौन कौन से हैं, जिसमें एक अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, मुद्रा राक्षस है और बौद्ध जैन ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार ये जो 6 साहित्य हैं इनसे हमें लगभग मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसा था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं वहाँ पे कैसी थी, वहाँ पे कौन कौन से शासक हुए थे और किस प्रकार उन्होंने वहाँ पे शासन किया था। तो इस प्रकार इन सारे साहित्यों को आप हमेशा याद रखेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत के रूप में आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं, पत्थरों पे लिखी हुई जो चीज़ें मिली हैं, उन सब को हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से थी? अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृद भांड, जूनागढ़ अभिलेख आदि।
तो ये इस प्रकार के जो अशोक के जो विभिन्न अभिलेख थे, भवनों का जो उस काल में निर्माण हुआ था, वहाँ पे स्तूप बनाए गए थे, वहाँ पे जो गुफाएं बनाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन जो मिले थे, या फिर जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है और मौर्य साम्राज्य की पूरी शासन व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से जुटा ली जाती है। तो इस प्रकार जो दो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या क्या आता है वो सब हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो तो स्थापना से रिलेटेड, जो दूसरा पॉइंट था वो स्थापना से रिलेटेड था। तो इसमें देखते हैं स्थापना से रिलेटेड क्या है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मगध में 3 वंश मौर्य वंश से पहले ही हो चुके थे, जिसमें एक हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया था। और तो मौर्य वंश स्थापित कैसे हुआ था कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके और मगध में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में कैसे हुई। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी? अगला बिंदु देखते हैं किसकी सहायता से की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते थे, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को हराया था। ठीक है, अभी चाणक्य कौटिल्य ने इसकी सहायता कैसे की थी ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। चाणक्य सबसे पहले घनानंद के दरबार में रहने के लिए गए थे। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखी थी। जो अर्थशास्त्र जो साहित्य है वो चाणक्य ने ही लिखा था। उसमें राजनीति से रिलेटेड, जैसे दूसरी सेना को युद्ध के मैदान में कैसे हराना है, रणनीति कैसे बनानी है, उससे संबंधित सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। तो जब चाणक्य ने घनानंद को युद्ध संबंधी जो कुछ कलाएं या कुछ नीतियां बताई, तो घनानंद ने सोचा कि यह तो एक पंडित है और इसको पंडित की तरह अगर रहने दिया जाए तो सही होगा। तो इससे जो घनानंद था वो नाराज हो गया कि एक पंडित मुझे बता रहा है कि युद्ध में कौन सी रणनीति अपनानी पड़ती है ताकि दुश्मन की सेना की हार हो जाए। तो इस प्रकार घनानंद ने चाणक्य पे क्रोधित होकर और उसका अपमान करके उसको दरबार से बाहर निकाल दिया था। तो जो चाणक्य था वो दरबार से बाहर आने के बाद सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाता है। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपनी पूरी कहानी बताता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद पर आक्रमण करता है और नंद वंश को खत्म कर देता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में कर लेता है। इस प्रकार अगर छोटी सी एक स्टोरी आप पीछे कनेक्ट कर लोगे तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और आप आराम से लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखते हैं। अब आगे की स्लाइड में है मौर्य वंश के, ये के है, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे मौर्य वंश के। तो सबसे पहला जो नाम आता है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 बीसी से और 298 बीसी तक था। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। चलो जल्दी जल्दी इन बिंदुओं को देखते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके और आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो पहला बिंदु देखते हैं, बौद्ध जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण आदि में उन्हें शूद्र कहा गया है। तो इस प्रकार कभी कभार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस साहित्य के अनुसार, किस साहित्यिक या ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए जो बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराणों में
उन्हें शूद्र बताया गया है। तो इस प्रकार ये पॉइंट याद रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। अब ये सेल्यूकस निकेटर मैंने इससे जस्ट पीछे एक वीडियो करवाया था जिसमें मैंने आपको सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताया था कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। भारत पर जब विदेशी आक्रमण हो रहा था तो सिकंदर ने विश्व विजेता बनने के क्रम में जब भारत पर आक्रमण किया था और भारत के तक्षशिला प्रांत को जीत लिया था, वहाँ के राजा आम्भी थे। तो जब तक्षशिला सिकंदर ने जीत लिया था और जब वापस लौटते समय जो तक्षशिला जो साम्राज्य था उसका राजा सेल्यूकस निकेटर को बना के सिकंदर वापस अपने देश लौट गया था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लो, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जो तक्षशिला का राजा था। जब सिकंदर ने तक्षशिला के भारतीय राजा आम्भी को हरा दिया था, उसकी जगह उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहाँ का राजा बना दिया था। जो मैंने पहले कहानी बताई थी वही यह है। तो इसको आप एक अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अगर नोटबुक में लिख लेंगे और उसको बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको याद करने में। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट्स देखते हैं, अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है तथा दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है। तो जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जिसको तक्षशिला का साम्राज्य मिल गया था, उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त पराजित कर देता है तथा दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है। और संधि में क्या क्या होता है चलो आगे देखते हैं। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, उसके दरबार में रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में सीधा सीधा, सेल्यूकस निकेटर के दरबारी का क्या नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे मैं बताऊंगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो उनका नाम था मेगास्थनीज, दरबारी था। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। जो मेगास्थनीज था, वो जो संधि हुई थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, उस संधि के तहत ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी दान में दे देता है। और इसके बदले, ठीक है, इसके बदले मैं थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ, 500 हाथी दान में दे देता है और इसके बदले सेल्यूकस की तरफ से एक बहुत बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। तो जो संधि युद्ध के बाद होती है, उस संधि में फिर क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। भेजने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसे उपहार समेत, जैसे उपहार के तहत एक 500 हाथी देता है, 500 हाथियों का एक दान कर देता है सेल्यूकस निकेटर को। और इसके बदले जो सेल्यूकस होता है वो एक बहुत बड़ा तक्षशिला का साम्राज्य का जो एक क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है, उसको दे देता है। तो इस संधि के तहत ही सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, ये याद रखेंगे दोस्तों हमेशा, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला बिंदु देखते हैं, गुप्त मौर्य के पास में लगभग 6 लाख आदमियों की सेना थी जिसने पूरे भारत को रौंद डाला और अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों उस समय चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके पास बहुत विशाल सेना थी जिसमें कितने आदमी थे, लगभग 6 लाख जवान थे जिसने पूरे भारत को रौंद डाला था और उसने अपना आधिपत्य वहाँ पे स्थापित कर लिया था, अपना कब्जा वहाँ पे जमा लिया था। अंतिम बिंदु, अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और स्वर्ण बेलगोला, ये स्वर्ण बेलगोला कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। हमेशा दोस्तों याद रखना, ये स्वर्ण बेलगोला है, ये कर्नाटक की एक जगह है, कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में है जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी।
वो वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे एकदम अपने ध्यान लगाकर वहाँ पे बैठ गए थे और स्वर्ण बेलगोला में उनकी लास्ट मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासन के काल में अपने साम्राज्य में उन्होंने क्या क्या सुधार किए, किस किस से लड़ाइयाँ की। जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं वो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वही करवाने की कोशिश की है, ताकि आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छी तरह से सहायता हो सके। तो दूसरा जो शासक था महत्वपूर्ण, उसके बारे में देखते हैं। नाम है उसका बिंदुसार, जो 298 बीसी से 273 बीसी तक, और इसने मगध पर राज किया था मौर्य वंश के तहत। तो बिंदुसार को शत्रु विनाशक भी कहा गया है, शत्रुओं का विनाश करने वाला शत्रु विनाशक भी कहा गया है। जैन धर्मों में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश का वह कौन सा शासक था जिसको जैन धर्मों में उसे सिंहसेन की उपाधि दी गई है। तो उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिन विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों सुसीन व अशोक को वहां भेजा था। ठीक है, जिसमें सुसीन असफल व अशोक, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे, जिसमें सुसीन असफल व अशोक विद्रोह को दबाने में सफल हो गया था। और इसी घटना के बाद यह देखा जाने लगा था कि अशोक में एक शासक की पूर्ण क्षमता है, शासक बनने की पूर्ण उसमें क्षमता है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वह एक मगध का बहुत अच्छा शासक बन सकता है, क्योंकि उसने जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उसको दबा दिया था, जबकि सुसीन उस विद्रोह को नहीं दबा पाया था और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, दबाने में सफल हुआ था। इसी कारण फिर यह देखा जाने लगा था कि जो अशोक है उसमें शासन करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे अभी अशोक के बारे में। तो महत्वपूर्ण शासक के क्रम में अभी अशोक के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के शासक में तो अशोक, ये 269 बीसी 269 बीसी से 231 बीसी के बीच में और मगध के शासक रहे थे। मगध में इन्होंने मौर्य वंश के तहत, ये मौर्य वंश के सबसे सफल शासक जिसको बोला जाता है वो थे अशोक। तो अशोक के लिए ये बिंदु देखते हैं। अशोक 269 बीसी में राजा बना। इससे पहले वह अवंती क्षेत्र के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था। ये अवंती भी एक महाजनपद था दोस्तों। तो जो अवंती के राज्यपाल के पद पर वह कार्य कर रहा था, उस समय जब उसका राजा बनने का नंबर आया, फिर उसने राज्यपाल के कार्य से वहाँ से इस्तीफा दिया और वह मगध का राजा बन गया, क्योंकि वह उत्तराधिकारी बिंदुसार का बेटा था। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वह अशोक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को ही वहाँ का राजा बनना था, क्योंकि उसने तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उनको दबा दिया था। मास्की, ये दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मास्की और गुर्जरा अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख, ये जो मास्की है दोस्तों, ये मास्की रायचूर जिले में पड़ता है। ये रायचूर जिला कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे ये कर्नाटक में स्थित है। और ये गुर्जरा या गुजरी अभिलेख, ये अशोक के 2 अभिलेख थे। इसमें गुजरी अभिलेख कहाँ पे स्थित था? यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित था। तो हमेशा याद रखेंगे गुजरी अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मास्की अभिलेख रायचूर जिले में जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहाँ से यह पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अगले बिंदुज देखेंगे इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स और हैं। 261 बीसी में अपने शासन के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों को बंदी बना लिया गया था। जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक युद्ध क्षेत्र में गया तो वह रोते बिलखते लोगों को देखकर भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की ठान ली और धर्म की नीति अपनाने पर जोर दिया, अर्थात धर्म के मार्ग पर
चलने को कहा। तो दोस्तों जो 261 बीसी में जब वह 269 ईस्वी में 69 बीसी में जब, सॉरी ये बीसी है, ये ईस्वी नहीं है, बीसी और एडी में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बीसी बिफोर क्राइस्ट होती है, एडी एनो डोमिनी होती है, वो मतलब 0 से स्टार्ट होके फिर ईस्वी में आ जाती है, और ये जो बीसी होती है वो ईसा पूर्व होती है। ठीक है, तो उसने अपने शासन के 9वें वर्ष में ही कलिंग जो उड़ीसा का जो वर्तमान क्षेत्र है उस पर आक्रमण कर दिया था, और उसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों को बंदी बना लिया गया था। जब अशोक युद्ध क्षेत्र में गया तो उसको वहाँ पे पता चला कि लोग वहाँ पे रो रहे थे, और वहाँ पे अपनी अपनी दर्द भरी दास्तां किसी न किसी को सुना रहे थे। तो उन लोगों को देखकर उसका जो हृदय था वो पूरा भर गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसके बाद उन्होंने ठान ली थी कि साम्राज्य का अगर विस्तार करना है तो वो धर्म की नीति अपना के ही करना है। धर्म की नीति क्या होती है दोस्तों? धर्म के आधार पर और साम्राज्य का विस्तार करना है। तो इस प्रकार ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं अशोक के बारे में। अशोक की जो धम्म नीति थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और धम्म नीति बार बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि अशोक की धम्म नीति क्या थी। ठीक है दोस्तों, अभी जो अपना कलिंग युद्ध था इसकी चर्चा अशोक के 13वें अभिलेख में की गई है। कलिंग युद्ध और उसकी धम्म की जो नीति थी उसकी जो चर्चा है वो कहाँ पे की गई है? वो 13वें अभिलेख में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस युद्ध के बाद अशोक के एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, यह है उपगुप्त से मिला, तथा यहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद जैसे ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किससे मिलके? एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उससे मिलके उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने काफ़ी कार्य किए थे। फिर वह धर्म प्रचार प्रसार में ही विश्वास करने लग गया। उसने जो युद्ध की नीति थी वो अपनी छोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, अभी अगला देखते हैं जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ था, हमेशा याद रखेंगे। 185 बीसी में बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, जिसके साथ ही मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो जो पुष्यमित्र शुंग है इसने फिर आगे एक शुंग वंश की स्थापना की थी, और यह कौन था? यह बृहद्रथ का सेनापति था। तो इसने ही अपने जो मालिक है अपने राजा की हत्या करके और अपना एक वंश स्थापित कर दिया था, जिसको शुंग वंश कहा जाता है, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो जो मगध साम्राज्य था कितना मौर्य वंश के तहत कितना कठोर था, कितना अच्छी तरह से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, और उसका अंत 185 बीसी में जो बृहद्रथ का जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग ने उसका समापन कर दिया था बृहद्रथ की हत्या करके। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक भी लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।